नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने पिछली क्लास में यहाँ पर आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में मैकेनिक्स के जो हमने आपको यानी यांत्रिकी के आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन स्टार्ट करे थे, जिसमें हमने आपको सेक्शन ए में आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड के हमने आपको क्वेश्चंस करा दिए थे, उसके सॉल्यूशन पे भी बात करी थी। आज हम बात करने वाले यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के। ठीक है, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के हम आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन उसके साथ में सॉल्यूशन भी हम आपको यहाँ पर कराने वाले सेक्शन ए के लिए। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख रखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी आपके पिछले वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलते जाएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए। जैसे आपके फिजिक्स का कंप्लीट होएगा, हम आपके यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ्स के भी इंपॉर्टेंस आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यूनिट थर्ड का, जैसे कि हमने कल क्वेश्चन 15 तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वो क्या है, हमारे प्रत्यास्थता को परिभाषित कीजिए। आपके जो यूनिट नंबर थर्ड का ही नाम क्या है, आपकी प्रत्यास्थता ही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रत्यास्थता होती क्या है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई रबड़ होता है, उस रबड़ को जब आप खींचते हैं तो उस पर क्या लगता है, बाह्य विरूपक बल लगता है, और वो बाह्य विरूपक बल उसका क्या करता है, विरोध करता है। जैसे आप उस रबड़ को खींचते हैं, उसकी जो लेंथ है उसमें क्या आता है, परिवर्तन आता है, उसका वो क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जैसे आप उस पर बाह्य विरूपक बल हटाते हैं तो वो अपनी पूरी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो इस यही गुण आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। ठीक है, आइए अब इस पे डेफिनेशन पे बात करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर अपने रूप या आकार में क्या करता है, परिवर्तन का विरोध करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी कहा। और विरूपक बल को हटा लेने पर क्या है, वो अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति यानी अपने प्रारंभिक रूप को पाने का क्या करता है, प्रयास करता है। आपका क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता हमारे यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, तो आपको आई होप ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। जैसे उसके बाद में हमारे पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रतिबल किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाने पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल ही आपका क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। और अगर हम बात करें विकृति की, तो विकृति का क्या होता है, बाह्य विरूपक बल लगाने पर आकार में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन ही आपकी क्या कहलाती है, विकृति आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है आपके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबल की परिभाषा पूछ लेता है और आपसे विकृति की परिभाषा पूछ लेता है। उसके बाद में यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये लगातार यूनिवर्सिटियों में पूछा गया क्वेश्चन है। हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आपके पूछा ही गया है कि हुक का नियम किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, आपके हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या रहते हैं, समानुपाती रहते हैं। एक और हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि प्रतिबल और विकृति क्या रहते हैं, एक दूसरे के समानुपाती। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर बराबर आ जाता है, और इस पर आपका क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं यहाँ पर, और ई हमारा क्या होता है, यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ठीक है, और ई के इक्वल टू क्या होता है, आपके प्रतिबल अपॉन विकृति, यही आपका क्या होता है, प्रत्यास्थता गुणांक। और अगर आपसे ये पूछ ले अगर आपकी ये डेफिनेशन आ जाए कि प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपाती क्या कहलाता है, आपके प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और अगर हमसे हुक का नियम पूछ ले तो हुक का नियम आपके पास इतना ही होता है कि हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा में प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के क्या रहते हैं, समानुपाती। उसके बाद आप ये लाइन लिख दीजिएगा, प्रतिबल समानुपाती विकृति। ठीक है, तो ये तो आपका हुक का नियम यहाँ पर हो जाएगा। और अगर प्रत्यास्थता गुणांक पूछे तो जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोइसन अनुपात या पाइसा अनुपात को परिभाषित कीजिए। आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको अगर इस प्रकार से भी पूछ सकता है, बुकों में इस प्रकार से दिया होता है कि पोइसन अनुपात है ना, और इसे हम पाइसा अनुपात भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ठीक है, तो प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति एक दूसरे के क्या रहते हैं, समानुपाती रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रस्थ विकृति समानुपाती, अनुदैर्ध्य विकृति अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या आता है, आपके सिग्मा यहाँ पर आता है। और सिग्मा क्या होता है, आपके पाइसा अनुपात। यहाँ पर हमें क्या पूछ रखा है, पाइसा अनुपात, तो वही आपका यहाँ पर पाइसा अनुपात क्या रहता है, आपका सिग्मा रहता है, यानी अनुपस्थ विकृति के अनुपात में क्या रहता है, आपके अनुदैर्ध्य विकृति। तो इससे हमारी यहाँ पर डेफिनेशन बन जाती है पाइसा अनुपात की। क्या डेफिनेशन बनती है हमारी यहाँ पर कि प्रत्यास्थ सीमा में अनुप्रस्थ विकृति, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपाती क्या कहलाता है, आपके
पैसा अनुपात हमारे यहाँ पर कहलाता है। आप यहाँ पर यह बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको डेफिनेशन में प्रत्यास्थता सीमा जरूर लिखना है, क्योंकि जब आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। प्रत्यास्थता सीमा आपके यहाँ पर लिखना जरूरी है। प्रत्यास्थता सीमा में अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपके पैसा अनुपात कहलाता है। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। उससे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पैसा अनुपात की सीमा क्या है। यह इस प्रकार से भी आपके पूछ लेता है कि पैसा अनुपात की निष्पत्ति लिखिए। ठीक है, तो ये क्या होती है आपके -1 से सिग्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्मा क्या होता है आपके, अभी मैंने आपको बताया पैसा अनुपात है, और फिर आपके हाफ में। ठीक है, हाफ को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.5 में। तो ये आपकी क्या होती है, आपकी पैसा अनुपात की आपकी सीमा होती है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बंकन आगुण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान डेफिनेशन है इसकी कि जब दंड चाप के रूप में मुड़ता है तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण दंड में क्या आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होता है, यही क्या कहलाता है, इसके आगुण को हम बंकन आगुण कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंटिलीवर क्या है। जब किसी दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे को भारित करते तो वो चाप के रूप में मुड़ जाता है। ये युक्ति आपकी क्या कहलाती है, कैंटिलीवर कहलाती है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा, आप बस हमारे साथ यहाँ पर नोट डाउन करती जाइए इन सभी डेफिनेशन को। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तनन विकृति क्या है। तो तार की लंबाई में उत्पन्न आनुपातिक वृद्धि ही आपकी क्या कहलाती है, तनन विकृति कहलाती है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, आपने ये 11-12 में भी पढ़ रखी है कि सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं हम, SHM क्या कहते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं SHM भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि SHM किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपके SHM किसे कहते हैं हम, ऐसी दोलनी गति जिसमें पिंड पर माध्य स्थिति की ओर विस्थापन के समानुपाती क्या लगता है, बल लगता है, ये क्या कहलाती है आपकी सरल आवर्त गति कहलाती है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM कहलाती है। ठीक है, उससे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके आता है कि सरल आवर्त गति यानी जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसकी समीकरण लिखिए, यानी इसकी इक्वेशन लिखिए, जो कि क्या होती है d2x/dt² प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसे भी बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान डेफिनेशन है और ये बिल्कुल आसान फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके विभव कूप की परिभाषा दीजिए। तो क्या है आपकी स्थिर ऊर्जा वक्र का वह क्षेत्र जिसमें कण एक निश्चित बिंदु की क्या इर्द गिर्द दोलन गति करता है, क्या कहलाता है, हमारा विभव कूप कहलाता है। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है युग्मित दोलक किसे कहते हैं। तो ऐसे दोलक जिनकी गति एक दूसरे से स्वतंत्र न होकर क्या होती है, एक दूसरे पर आधारित होती है, युग्मित दोलक कहलाता है। ठीक है, यानी इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं आप, एक स्प्रिंग से जुड़े दो सरल लोलक की गति, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके दो दोलक एक दूसरे से गति कर रहे हैं, अगर हम एक को गति कराते हैं तो दूसरा भी आपके क्या गति करने लगता है, तो वही यहाँ पर दे रखा है, वही क्या कहलाता है, हमारा युग्मित दोलक कहलाता है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सांगत प्रचाल को परिभाषित कीजिए, यानी इसके बताइए कि कण की प्रारंभिक गति की दिशा में नाभिक n की स्थिति से डाले गए लंबी की दूरी b को ही हम क्या कहते हैं, संघात प्रचाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है कि प्रगामी तरंग क्या है। तो ऐसी तरंग जो ऊर्जा का क्या करती है, संचरण करती है, हमारी क्या कहलाती है, प्रगामी तरंग कहलाती है। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है यहाँ पर। तो इससे आज हमने आपको यहाँ पर यूनिट 3 और यूनिट 4 के सेक्शन ए के लिए आपको कुछ क्वेश्चन कराए, उनके सॉल्यूशन कराए। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपको यूनिट 4 के कुछ क्वेश्चन और बाकी है, और साथ में यूनिट 5 के हमें यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कराएंगे, उनके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे सेक्शन ए के लिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिएगा। इसके लिए क्या आप हमारे चैनल ए स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाती है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस सेशन को लाइक करना तो ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।